तो 8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। सनातन विवाद क्या इंडिया गठबंधन की सोची समझी रणनीति है या गठबंधन में कंफ्यूजन है? इसकी इनसाइड स्टोरी आगे आप देखेंगे। अखंड भारत की गूंज फिर को सुनाई दी। इस नारे की हकीकत की पड़ताल करते रिपोर्ट आपको आगे जरूर देखनी चाहिए। यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ अब किसने संगीन आरोप लगा दिए हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत के नाम को लेकर पाकिस्तान में आखिर क्यों चर्चा छिड़ी है, ये दिलचस्प रिपोर्ट भी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सनातन की। सनातन पर उदयनिधि के बयान के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दल बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन सनातन पर नेताओं के बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। तो सवाल ये कि सनातन पर बयानबाजी क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति है या उसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या सनातन धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी इंडिया गठबंधन के दलों का कोई गेम प्लान है या सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर भारी कंफ्यूजन है? क्या सनातन विवाद ने इंडिया गठबंधन को फंसा दिया है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खरगे, अब ए राजा और जगदानंद। नेता अलग अलग पार्टियों के, अंदाज अलग अलग, लेकिन चारों का टारगेट एक और वो है सनातन। आखिर इंडिया गठबंधन के दल सनातन को लेकर अचानक इतने आक्रामक क्यों हुए हैं? क्या 2024 की लड़ाई को धर्म बनाम जाति या मंडल बनाम कमंडल बनाने की तैयारी हो रही है? ये समझने के लिए पहले सनातन पर दो नेताओं के ताजा बयान सुनिए। एक हैं डीएम के नेता ए राजा और दूसरे हैं बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई, ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो और ऐसी को अति सनातन कहते हो? मैं भी उसका विरोधी हूँ। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொன்னோம்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது। सनातन को लेकर तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जो विवाद खड़ा किया, ये उसका अगला एपिसोड है। वो भी तब जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी दल सनातन विवाद से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के विषय में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध है, उससे सहमत नहीं है। कोई भी धर्म, वर्ग या जाति किसी अन्य धर्म, वर्ग या जाति से कम हो या ज़्यादा हो, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। हम संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। उदयनिधि स्टालिन साहब जो है, इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है, सब देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल सनातन विवाद के पचड़े में पड़ने से बच रहे हैं। तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से डीएमके ने भले ही कोई दांव चला हो, लेकिन बाकी दलों की तात्कालिक चिंता है हिंदी बेल्ट के वो राज्य जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा है। इंडिया के बाकी दल भी नहीं चाहते कि 2024 के चुनाव में उनके सनातन विरोधी होने का प्रचार सिर उठाए। इसलिए कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सनातन वाले बयान से पल्ला झाड़ दिया। हालांकि बीजेपी ने सनातन को टारगेट करते विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस की घेराबंदी तेज कर दी है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्हें सनातन विरोधी करार दिया। सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा। देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। अब बीजेपी का पूरा जोर इंडिया गठबंधन पर सनातन विरोधी होने का लेवल चस्पा करने पर है।
बीजेपी की इस रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर बोलने की छूट दी है। बीजेपी का इंडिया गठबंधन को अब सनातन के मुद्दे पर ही घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो क्या सनातन का मुद्दा इंडिया गठबंधन में फूट डालने की जमीन तैयार कर रहा है? सनातन पर सियासी जंग के बीच अब अखंड भारत की चर्चा भी शुरू हो गई है, वो भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद। अखंड भारत का विस्तार कभी अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक हुआ करता था, लेकिन अब अखंड भारत कितनी हकीकत है और कितना फसाना? नए वैश्विक परिदृश्य में अखंड भारत की परिकल्पना की भी जा सकती है या सिर्फ ये एक चुनावी शिगुफा भर है? अखंड भारत, वो भारत जिसका विस्तार कभी आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत और मालदीव तक रहा है। ये भारत का वो नक्शा है जो ग्रंथों में दर्ज है, जो नई संसद बिल्डिंग की दीवार पर सजा है। अलग अलग कालखंड में अखंड भारत खंड खंड हो गया, लेकिन अखंड भारत का सपना आज भी जिंदा है। अखंड भारत के सपने की चर्चा फिर शुरू हुई है, तो इसके पीछे हैं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत। संघ प्रमुख ने न सिर्फ अखंड भारत वाली बात दोहराई है, बल्कि समय सीमा भी बता दी है। बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने अखंड भारत की बात कही है। मार्च 2023 में भोपाल में, अगस्त 2022 में नागपुर में, अप्रैल 2022 में हरिद्वार में और फरवरी 2021 में भी भागवत अखंड भारत के सपने का जिक्र कर चुके हैं। और सिर्फ भागवत ही अकेले नहीं हैं जो बार बार अखंड भारत की बात कहते हैं। अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। बहुत सारी चीजों को भविष्य के गर्त में रखना चाहिए। पाकिस्तान और भारत में बाप बेटे में फर्क है। बाप को बाप कहना कट्टरता है, तो ये बरकरार रहनी चाहिए। साफ है, देश में अखंड भारत का सपना देखने वालों की तादाद बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि भागवत किस भरोसे अखंड भारत की बात कह रहे हैं। भागवत मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा दौर में पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर खड़ा है, श्रीलंका भी भीषण आर्थिक कंगाली की चपेट में है, बांग्लादेश में लोग गरीबी से परेशान हैं, नेपाल और भूटान जैसे छोटे देश भारत से मदद की आस लगाए रहते हैं। कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे देश तरक्की की रेस में बहुत पीछे छूट गए हैं। वहीं आज दुनिया में भारत सिर्फ एक देश नहीं, महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की बढ़ती ताकत इसकी तस्दीक करती है। चाहते हैं अखंड भारत बने, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बूस्टअप हो और हम दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरें। लेकिन क्या अखंड भारत का सपना इतना आसान है? क्या दुनिया के ऐसे हालात बन गए हैं कि अगले 25 सालों में अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि कई पड़ोसी मुल्कों ने कट्टरपंथी विचार मजबूत किए हैं। कहीं फौज की हुकूमत है, तो कहीं पूरी सियासत सिर्फ एंटी इंडिया कैंपेन के भरोसे ही चल रही है। इसलिए भागवत के इस बयान को भी अपने देश में राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। आज भारत में 15-16% मुसलमान इनसे बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% होंगे। पूछिए इनसे क्या करेंगे। पहले तो इस भारत को खंड खंड होने से बचाइए। आज के भारत में जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि मणिपुर को भारत का हिस्सा माना जाए और वैसा ही उसको व्यवहार किया जाए उसके साथ। ये सच्चाई है कि अखंड भारत का जिक्र आते ही सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पड़ोसी मुल्कों में भी तीखे रिएक्शन सुनाई देते हैं। लेकिन सच ये भी है कि अखंड भारत इतिहास के पन्नों का सच है और इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। नई संसद में अखंड भारत के नक्शे को लेकर भी विवाद हुआ था।
इस विवाद का दायरा बड़ा है, लेकिन अब बात उस विवाद की जिसने यूपी में तूफान ला दिया। इस विवाद के केंद्र में राजा भैया हैं और यह विवाद जुड़ा है खाद्यान्न घोटाले से, जिसमें एक और गवाह ने राजा भैया के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और यह मामला अब जहरीली शराब तक पहुंच चुका है। तीन माह में मेरे ऊपर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लिखे गए। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए, मैं सबके नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। खाद्यान्न घोटाले की तरीके से एक पार्ट नंबर 2 की शराब का है। खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत हैं। अभी योगी जी मुख्यमंत्री न होते तो अब तक हम लोगों की तरह ही हो गई होती। यूपी के बहुचर्चित खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया के खिलाफ आरोप लगाने वाले ये हैं मनोज तिवारी। घोटाले में एक दिन पहले एबीपी न्यूज ने गवाह नंबर 1 यानी राजीव यादव की बातें आपको सुनवाई थी। अब सुनिए राजा भैया के खिलाफ गवाह नंबर 2 यानी मनोज तिवारी ने आरोपों की फहरिस्त में और क्या क्या जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में जितनी जहरीली शराबें बिक रही, उसका नंबर 2 की शराब का सारा लेन देन उस डायरी के चिट्ठे में है, जो डायरी सीबीआई को दी गई है। शराब का जो काम हो रहा था, नंबर कौन कर रहा करवा भैया, राजा भैया, जहरीली शराब में राजा भैया उनका डायरी में। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पूरा सिंडिकेट ये चला रहे हैं। हमने देख भी रखी है, जहरीली शराब की एंट्री है। हाँ, उसमें लिखा है कि शराब की इनकम जो लिखी गई है, तरह तरह की जितने इनकम है, उसमें से जो लिखी गई है कि नंबर 2 की शराब की जो इनकम है वो लिखा हुआ है। आरोप बेहद संगीन है। ये आरोप आने वाले दिनों में राजा भैया की परेशानी बढ़ा सकते हैं। मनोज तिवारी का आरोप है कि राजा भैया यूपी में जहरीली शराब का नेटवर्क भी चला रहे थे। उस नेटवर्क का जिक्र खाद्यान्न घोटाले में सीबीआई को सौंपी गई डायरी में भी है। मनोज तिवारी का दावा है कि डायरी में जहरीली शराब से हुई इनकम का पूरा ब्यौरा है। इस मामले में गवाह मनोज तिवारी अब सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। उस इनकम वाली डायरी में एक हिस्सा नंबर 2 की शराब, जो जहरीली शराब है, जो बाद में जिस शराब को पीने से लोग मरे, ऐसे ही नंबर 2 की शराब की इनकम भी उसी डायरी में लिख रखी है। हम लोग तो अब आप उसको लेके क्या करने वाले? अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। खाद्यान्न घोटाले की तरीके से एक पार्ट नंबर 2 की शराब का है। मनोज तिवारी ने खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया के खिलाफ कई सबूत सीबीआई को सौंपे थे। इसमें पैसों के लेन देन और निवेश से जुड़े सबूत देने का भी दावा है। राजा भैया से जुड़ी वो सारी जानकारी दी हमने, किस तरीके से लेन देन हुआ, कैसे पैसा लिया जाता था, कौन कौन कलेक्टर थे, कौन पैसा लाते थे, कौन पैसा ला के देते थे, और वो पैसा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ लगा, ये तक सारी जानकारियां हमने सीबीआई को दे रखी हैं। 8 साल 2 महीने बाद जेल से बाहर आए मनोज तिवारी का दावा है कि खाद्यान्न घोटाले में उनके पास नए सबूत हैं और जल्द ही वो नए सबूत एजेंसियों को सौंपेंगे। खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत हैं, अभी तो वो भी सबूत है कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है, इसीलिए तो हमको जेल में रखा गया था। राजा भैया का पैसा है? हाँ, उन्हीं का पैसा है, वो तो पूरा उन्होंने डायरी में लिख रखा है। मनोज का आरोप है कि राजा भैया के खिलाफ गवाही देने के कारण उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। मनोज अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी कर चुके हैं। अब मनोज राजा भैया को नार्को टेस्ट की चुनौती भी दे रहे हैं। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए, मैं सबके नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, और मैं अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग भी करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का ये जो उत्पीड़न हुआ है, जिनके इशारे पे हुआ है, उनका भी नार्को कराया जाए। राजा भैया का भी नार्को कराया जाए। आप नार्को के लिए तैयार? मैं नार्को के लिए तैयार हूं। मैंने तो सीबीआई जांच के लिए रिट भी कर रखी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में। पूरे मामले की जांच के लिए मनोज तिवारी अब कोर्ट जाने की तैयारी में। इसी बीच राजा भैया के सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह ने एक प्रेस नोट जारी कर सभी आरोपों को खारिज किया है। मैं आज मिला हूं उनके जो सहयोगी हैं अक्षय प्रताप सिंह, उन्होंने एक प्रेस नोट मुझे दिया है। प्रेस नोट अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, जिनके बारे में भी तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं, फूड ग्रेन स्कैम से लेकर के रानी भानवी के मामले में। इन्होंने इसमें लिखा है कि इस फूड ग्रेन स्कैम से राजा भैया का कोई रिश्ता नहीं है। राजा भैया इस पर बोले और इन गंभीर आरोपों का, और सीबीआई के विटनेस से आरोप लगा रहे हैं, कोई और आरोप नहीं लगा रहा। ये भी अहम बात है, इस पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए। और अब खबर पाकिस्तान से।
अपने देश में तो भारत और इंडिया के नाम पर जमकर सियासत हो ही रही है, सरहद पार से भी अब यह गूंज सुनाई पड़ने लगी है। पाकिस्तान में भी भारत में जारी नामकरण के संग्राम की खूब चर्चा है। आप कह सकते हैं कि आखिर हमारे देश के नाम से पाकिस्तान का क्या लेना देना। आप देखिए, आखिर भारत के नाम को लेकर पाकिस्तानी क्यों बहस में कूद पड़े। कंगाली की कगार पर पहुंचा मुल्क खुद से ज्यादा हमारी चिंता क्यों कर रहा है। इन 10 सालों में या 15-12 सालों में तरक्की की है इंडिया ने, भारत ने। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम मुकाबला पाकिस्तान का भारत के साथ करें। जहाँ पे गुलामी की बात है, हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते, उस पर भी पाबंदी लग जाती है। इंडिया जो मर्जी करे, इस वक्त जो मर्जी करे, हम लोग ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नए नामकरण की अटकलें भारत में उठी और चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। हमें उनके नाम से क्या लेना देना है। हम तो ये भी जानते हैं कि वो भारत भी कहते हैं, उसको इंडिया भी कहते हैं। हाँ, भारत उनकी वो है भी एक। तो हमें उससे क्या है, चाहे वो हमारी तरफ से क्या कहते हैं जो मर्जी नाम रखे। इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गुरु ने नाम दिया हुआ इन पे इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, तो वो देखे ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है। अगर वो नाम के हिसाब से चल रहे हैं तो वो कुछ सोच के चल रहे होंगे। जैसा हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये पाक सरजमीन है। आपके ख्याल से कौन सा नाम सूट करता है उन्हें, इंडिया, भारत या हिंदुस्तान? भारत ही सूट करता है। हालांकि मोदी सरकार देश के नाम से इंडिया को हटाने की बजाय सिर्फ भारत नाम को तवज्जो दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। इंडिया है, इंडिया रख दें, वो तो अपनी पसंद है ना। नाम की पहचान नहीं है, काम की पहचान है। नाम बदलने से बेशक कुछ नहीं होता, लेकिन नाम हमने भी तो नाम पाकिस्तान रख दिया। क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम कहें कि भाई ये पाकिस्तान और उस तरीके से। देश का नाम बदलने की अटकलों को तब हवा मिली जब G20 के डिनर के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। प्रधानमंत्री के आसियान सम्मेलन के प्रोग्राम शेड्यूल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया और G20 में शामिल भारतीय अधिकारियों की आईडी पर भी भारत लिखा गया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया